हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए मैं जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज करा रहा हूं, आज उस कड़ी में हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड 3 शॉर्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का शॉर्ट क्वेश्चन। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, बिहार प्रशासन को पारदर्शी और जन केंद्रित बनाने में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रकाश डालें। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का महत्व। थर्ड क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व। एक चीज आप यहाँ समझ लीजिए कि आप जब भी आप आंसर लिखेंगे तो इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा कि 1 नंबर का अगर क्वेश्चन हो तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना शब्द हुआ, 10। यदि 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 80। अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 70। यदि 38 नंबर का क्वेश्चन है और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 380। मतलब जितना नंबर का क्वेश्चन हो आप इसी प्रकार से शब्दों को मतलब एक प्रकार से जोड़कर आप इसी के आसपास या तो 10 शब्द आगे या 10 शब्द पीछे ऐसे ही आप आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। यदि इससे ज़्यादा आप लिखने का प्रयास करेंगे तो आपका क्वेश्चन छूटने का डर बना रहेगा। बट यदि आप चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन को सही तरीके से सही टाइम में लिख लें तो आप वर्ड को हमेशा लिमिट रखिए। मैं आपको अपना यूपीएससी का एक्सपीरियंस बता रहा हूं और बीपीएससी में ज़्यादा दिन से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आ रही है। तो यदि आपको कोई बता रहा है कि शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी आप 2 पेज में लिखें तो बिल्कुल गलत है और आप उनकी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखेंगे और आप इसी चीज का उपयोग करेंगे नंबर के हिसाब से। 1 नंबर 10 वर्ड, 2 नंबर 20 वर्ड, तो 8 नंबर 80 शब्द, 7 नंबर 70 वर्ड, इसी के इर्द गिर्द आप आंसर लिखने का प्रयास करेंगे और आंसर राइटिंग का यह सबसे बेस्ट अप्रोच होता है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखने का प्रयास करते हैं अपने मतलब पहले क्वेश्चंस को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं जहां पर आपको पीडीएफ मिलते रहेगा। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि बिहार प्रशासन को पारदर्शी और जन केंद्रित बनाने में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रकाश डालें। अब देखिए यहाँ ना 3 वर्ड आता है, एक पारदर्शी, एक जन केंद्रित और एक सूचना प्रौद्योगिकी शब्द। अब देखिए इन तीनों शब्दों का ना पहले हम लोग अर्थ समझेंगे। पारदर्शी का मतलब क्या होता है, मतलब साफ सुथरा, मतलब भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं हो। जन केंद्रित का मतलब क्या होता है, मतलब जनता की सुविधा को प्राथमिकता देना, जनता को सेंटर में रखना। सूचना प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ होता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। मतलब कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल संसाधनों का एक प्रकार से उपयोग करके सूचना को संग्रहित और प्रसारित करना। आप समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या आता है, इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, डेटा मैनेजमेंट, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब आदि ये सब शामिल होते हैं। आप इसका मतलब समझ गए। अब हम लोग ना इस प्रश्न का आंसर लिखने का प्रयास करेंगे कि कैसे के प्रशासन को पारदर्शी और जन केंद्रित बनाने में सूचना और प्रौद्योगिकी की भूमिका है, मतलब कैसे निभा रही है। तो चलिए भूमिका भूमिका शॉर्ट लिखेंगे। आज के समय में सरकार डिजिटल तकनीक का उपयोग करके प्रशासन को पारदर्शी और तेज बना रही है। बिहार में सूचना प्रौद्योगिकी से सरकारी सेवाएं अधिक प्रभावी और लोगों के लिए सुलभ हो रही है। अब देखिए इसमें एक डिजिटल तकनीक वर्ड आया है, अब इसका क्या अर्थ होता है इसको भी देख लेते हैं। देखिए डिजिटल तकनीक उन तकनीकों को कहते हैं जिसमें सूचना को डिजिटली रूप में संग्रहित और इसका विश्लेषण किया जाता है, जैसे 0 और 1 के रूप में। आप एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट, ब्लैकचेन, इस सब में ना इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए सूचना प्रौद्योगिकी कैसे मतलब प्रशासन को ना पारदर्शी और जन केंद्रित बनाने में भूमिका का निर्वहन कर रही है। अब इस संदर्भ में हम लोग मुख्य मुख्य पॉइंट को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे आप, सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका को निम्न संदर्भ में देख सकते हैं। अब देखिए कैसे सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका निभा रही है, मतलब प्रशासन को स्वच्छ और जन केंद्रित बनाने में। तो देखिए ई गवर्नेंस के रूप में। अब देखिए कैसे जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, अन्य सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध है। अब ऑनलाइन उपलब्ध है तो इससे मतलब क्या मतलब फायदा होता है। अब इससे फायदा होता है ना कि भ्रष्टाचार में कमी आ गई। अब नागरिकों को जो सेवाएं मतलब ना पहले जाकर वहां से अप्लाई करो फिर लो, पूरा आने जाने में ना उनको ज़्यादा मतलब टाइम का बर्बादी होता था, लेकिन अब सरकारी सेवाएं सीधे आपको घर पर मिल जा रहा है। तो यह मतलब इसका फायदा मतलब मिल रहा है मतलब सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से। अब सेकंड देखेंगे, डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में
सूचना प्रौद्योगिकी मतलब कैसे भूमिका निभा रही है प्रशासन को स्वच्छ और जनकेंद्रित बनाने में? तो आप देखिए, जमीन और अन्य दस्तावेज कंप्यूटर में सुरक्षित है, जिससे भ्रष्टाचार कम हुआ है। अब देखिए कैसे? देखिए, सरकारी दस्तावेजों को एक प्रकार से डिजिटल के रूप में रखा और संग्रहित किया जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? इससे फर्जीवाड़ा कम हो रहा है, भ्रष्टाचार कम हो रहा है, पारदर्शिता बढ़ रही है और नागरिकों को आप देखेंगे घर बैठे उनकी सेवाएं ना उपलब्ध हो जा रही है। इस रूप में मतलब आप सूचना प्रौद्योगिकी अपना अहम भूमिका रोल अदा कर रही है। शिकायत निवारण के रूप में संदर्भ में अब देखिए कैसे लोग ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं, जिससे समस्याओं का समाधान तेजी से होता है। अब देखिए कैसे, अब देखिएगा ऑनलाइन शिकायत शिकायत पोर्टल के माध्यम से, हेल्पलाइन के माध्यम से, टोल फ्री नंबर के जरिए जनता समस्याओं का एक प्रकार से समाधान, जनता की समस्याओं का जो समाधान है वो पारदर्शी तरीके से करने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए सीएम डैशबोर्ड, अब देखिए इसमें क्या है, सरकारी योजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन आसान हुआ है। अब देखिए सीएम डैशबोर्ड क्या है, इसको समझिए। यह मुख्यमंत्री और अधिकारियों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो सरकारी योजनाओं की प्रगति, इसका शिकायत के बारे में निवारण, विकास कार्यों की निगरानी में एक प्रकार से इसके माध्यम से मदद लिया जाता है या यह मदद करता है। अब नेक्स्ट इतना बताने के बाद ना इसकी एक सीमा बताएंगे। अब चलिए सीमा क्या बताएंगे। परंतु गाँवों में इंटरनेट की कमी से डिजिटल सेवाओं का ना लाभ सबको नहीं मिलता। अब देखिए गाँव में क्या है ना कि आज भी बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पिछड़े हुए हैं ना, जहाँ इंटरनेट की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। यदि इंटरनेट है भी तो ना मोबाइल सही से काम नहीं करती है, मतलब जो आपके पास उपकरण है इंटरनेट से युक्त वो सही तरीके से काम नहीं करती, तो यह इसकी एक सीमा है। तथा साइबर सुरक्षा को लेकर भी चुनौतियाँ बनी हुई होती है। अब देखिए साइबर सुरक्षा क्या होता है, देखिए हैकिंग हो गया, वायरस हो गया, या मतलब साइबर अपराधों से जो बचाने का जो तकनीक होता है ना, वो साइबर सुरक्षा के अंतर्गत आता है। अब इतना बताने के बाद, यह सीमा बताने के बाद इसका एक निष्कर्ष बताएंगे। देखिए निष्कर्ष क्या बताएंगे, निष्कर्षतः सूचना प्रौद्योगिकी ने प्रशासन को पारदर्शी और सुचारू बनाया है, लेकिन इसे सुरक्षित और ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाने की जरूरत है। कहने का अर्थ है कि इस मतलब तरीके को, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी को जितना ज़्यादा मतलब ग्रामीण इलाकों में मतलब इस सेवा को पहुंचाने का प्रयास करेंगे, उतना ही ज़्यादा यह एक प्रकार से बेहतर रहेगा। दोस्तों इसका हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए, शॉर्ट में आंसर। अब सेकेंड प्रश्न का हम लोग शॉर्ट आंसर देखने का प्रयास करते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, चलिए हम लोग पहले समझेंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, मतलब इस पे आपको टिप्पणी करना है। तो देखिए सबसे पहले जब इसका अर्थ समझ लेंगे तो खुद आप लिखने लगेंगे। देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब वैसे मतलब उपकरण से हैं, मतलब जो इंटरनेट से जुड़ा होता है, मतलब जो आपस में डेटा का ना आदान प्रदान करते हैं। जैसे स्मार्टफोन को ले लीजिए, स्मार्ट टीवी को ले लीजिए, स्मार्ट वॉच को ले लीजिए, स्मार्ट होम उपकरण को ले लीजिए। आप समझ गए? अब देखिए भूमिका कैसे लिखेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है हमारे उपकरण और मशीनें इंटरनेट से जुड़कर खुद से काम करने लगते हैं। इससे जीवन सरल और स्मार्ट हो जाता है। देखिए जीवन इससे सरल और स्मार्ट कैसे हो जाता है, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे आपका घर यदि स्मार्ट है तो क्या होगा, एक आवाज़ पे लाइट जल जाएगी, एक आवाज़ पे पंखे बंद हो जाएगी, एक आवाज़ पे एसी ऑन ऑफ हो जाएगा। यदि आपके पास स्मार्ट कार है तो क्या होगा, ट्रैफिक की जानकारी आपको सही समय पे मिल जाएगी। आप स्मार्ट हेल्थ डिवाइसेज का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, शरीर की निगरानी कर सकते हैं। तो इससे जीवन सरल और स्मार्ट हुआ कि नहीं, हो गया ना। अब आप इसके महत्व को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसके महत्व को। अब देखिए इसके महत्व को निम्न बिंदुओं में के रूप में देख सकते हैं। पहला, स्वास्थ्य के संदर्भ में, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का महत्व कैसे है, तो चलिए देखते हैं। स्वास्थ्य के संदर्भ में स्मार्ट घड़ियां दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर मापती है, इससे बीमारियों का पहले ही पता चल जाता है। अब देखिए कैसे, स्मार्ट वॉच और जो फिटनेस बैंड होता है ना, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, स्टेप्स और जो नींद की मतलब एक प्रकार से निगरानी करने का काम करता है। और एक और काम करता है, अस्पतालों में स्मार्ट मेडिकल जो डिवाइसेज होते हैं, डॉक्टरों को मरीजों को एक प्रकार से सही स्थिति ऑनलाइन भी जानकारी देने में एक काफ़ी हद तक मतलब हेल्प करता है। कौन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब देखिए खेती के संदर्भ में कैसे इसका महत्व है, तो चलिए स्मार्ट सेंसर मिट्टी की नमी और फसल की स्थिति बताते हैं, जिससे किसानों को हेल्प मिलती है। अब कैसे, अब देखिए स्मार्ट सेंसर ना फसल की स्थिति को सही जानकारी देती है। और देखिए एक और इसका मतलब बहुत ही अच्छा उपयोग है कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैसे हेल्प करता है, क्योंकि यह पानी की सही मात्रा खेतों में पहुंचाने में बहुत ज़्यादा मतलब मदद करती है। आप देखेंगे ड्रोन तकनीक से फसलों पर जो कीटनाशक छिड़कने का काम होता है और उसकी निगरानी का, उसमें भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का अहम रोल है। अब नेक्स्ट, शहरों में सुविधा।
शहरों की सुविधा के संदर्भ में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या महत्व है। तो देखिए, स्मार्ट ट्रैफिक लाइटें ट्रैफिक के हिसाब से अपने आप बदल जाती है, जो जाम कम करने में हेल्प करती है। अब आप देखिए, वाहनों की संख्या तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है शहरों में, तो जो स्मार्ट ट्रैफिक लाइट होती है ना, वाहनों की संख्या के अनुसार अपना सिग्नल बदलती रहती है। आप देखेंगे जीपीएस और जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो सेंसर होता है, ट्रैफिक जाम की जानकारी एक प्रकार से सही टाइम पर देकर आपको उसका वैकल्पिक रास्ता सुझाने का काम करती है। आप देखेंगे स्मार्ट कैमरा चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सेंसर होता है, जो अगर अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक का नियम तोड़ दिया, उसको पहचानने का काम करता है। इस संदर्भ में इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो अपनी भूमिका निभा रही है वो काबिले तारीफ है। नेक्स्ट, घरेलू उपयोग के संदर्भ में देखिए, स्मार्ट एसी, स्मार्ट बल्ब और पंखे मोबाइल से कंट्रोल किए जा सकते हैं। अब देखिए, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। अब देखिए, इससे क्या हुआ कि आप मोबाइल मतलब ऐप से कंट्रोल किए कर रहे हैं, तो आपका जीवन ना काफ़ी ज़्यादा सरल हो जा रहा है। आप आजकल स्मार्ट रेफ्रिजरेटर को देख लीजिए, वो खाने पीने की चीज़ों की ना उपलब्धता पर नज़र रखता है। कोई चीज़ यदि घट गया तो उसको ना इंडिकेट करता है आपको कि ये चीज़ें नहीं है। चाहे स्मार्ट डोर लॉक जो होता है, जो दरवाजे के बाहर आप देखेंगे फिंगरप्रिंट या फेस डिटेक्शन से घर का दरवाज़ा खोलता है और बंद करता है। आप समझ गए। आप देखिए, इसकी एक सीमा बता देंगे। सीमा क्या बताएंगे कि यद्यपि यह तकनीक महंगी है और आम लोगों के लिए सुलभ नहीं है तथा डेटा चोरी और साइबर हमले का खतरा बना रहता है। देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक महंगी तो है ही, आज भी गाँव में आप देखेंगे कितने लोग प्रयोग करते हैं, लगभग न के बराबर। तो आम लोगों के लिए अभी भी यह सुलभ नहीं है, यह इसकी एक सीमा है। और एक्चुअली ना, इसके माध्यम से जब आप इसका उपयोग करेंगे तो कहीं न कहीं डेटा चोरी और साइबर हमले का भी खतरा बना रहता है। क्योंकि जो उपकरण यदि इंटरनेट से जुड़ गया है तो उसमें हैकिंग और साइबर हमले का खतरा बना रहता है। यह इसकी एक सीमा है। अब देखिए, निष्कर्ष क्या बताएँगे? निष्कर्षतः इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जीवन आसान हुआ है, लेकिन इसे सुरक्षित और किफ़ायती बनाना ज़रूरी है। आप निष्कर्ष बता देंगे, इसका भी शॉर्ट आंसर आपका हो गया। अब हम लोग तीसरे नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, जिस पे हमको टिप्पणी करना है। तो देखिए, आज का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व, इस पे हमको टिप्पणी करना है। मतलब 80 से 90 शब्दों में लिखना है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। तब जब समझ जाएंगे तो आंसर अपने आप लिख लेंगे। देखिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ऐसे डिजिटल सिस्टम और प्लेटफॉर्म से है जो सरकार और नागरिकों के बीच संचार को तेज और आसान बनाता है। जैसे आसान, देखिए आधार को ले लीजिए पहचान प्रमाण के लिए, यूपीआई को ले लीजिए डिजिटल भुगतान के लिए, डिजिटल लॉकर को ले लीजिए दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए। मतलब इन तरीकों से। अब चलिए हम लोग इसकी भूमिका देखते हैं। यह आप बिल्कुल समझ गए। अब देखिए, भूमिका क्या लिखेंगे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार और नागरिकों के बीच संपर्क को तेज और सरल बनाता है। इससे सरकारी सेवाएं घर बैठे ऑनलाइन मिल जाती है। यह आपकी भूमिका हो गया। अब इसका महत्व क्या है, इसको महत्व को हम लोग निम्न बिंदुओं के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, इसके महत्व को ना निम्न रूपों में देख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे, पहला, आधार और डिजी लॉकर के रूप में। अब देखिए क्या लिखेंगे। ये सब जो है ना, आधार, डिजी लॉकर, यूपीआई, ये डिजिटल शिक्षा, ई गवर्नेंस, ये सब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। तो इसके महत्व को इसी संदर्भ में देखेंगे, आधार और डिजी लॉकर के संदर्भ में इसका महत्व। तो चलिए देखते हैं। जरूरी दस्तावेज डिजिटल रूप में सुरक्षित रहता है। अब देखिए कैसे। आधार को पहचान के लिए आप देखेंगे बैंक, राशन कार्ड या सरकारी योजनाओं के लिए एक प्रकार से अनिवार्य कर दिया गया है। अब देखिए, डिजिटल लॉकर में क्या होता है, इसमें आप देखिएगा कि कोई भी मतलब आपका जो मतलब प्रमाण पत्र हो, चाहे शैक्षिक से, चाहे पैन कार्ड, ये डिजिटल रूप से एक प्रकार से ना सुरक्षित रखा जाता है। अब इससे क्या होता है कि कागज के रूप में, मतलब जो कागजी दस्तावेज आपके पास होता है, उसको ले जाने की जरूरत नहीं होती। इसका यह महत्व है। यूपीआई के संदर्भ में अब देखिए, मोबाइल ऐप से पैसे भेजना और लेना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। अब देखिए, क्यूआर कोड स्कैन करके या मोबाइल नंबर से आप सीधे पैसे भेज सकते हैं या किसी से आप मंगा सकते हैं। इससे क्या होता है, एक प्रकार से यह कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देता है और कहीं ना कहीं यह डिजिटल इंडिया को मजबूत करने का काम कर रहा है। और इससे व्यापार और खरीदारी भी काफ़ी हद तक आसान हो गई है। अब देखिए, थर्ड पॉइंट, डिजिटल शिक्षा के संदर्भ में। अब देखिए कैसे ऑनलाइन कक्षाओं से पढ़ाई सुलभ हुई है तथा ई बुक्स और डिजिटल कंटेंट से पढ़ाई आसान हो गई है। अब देखिए कैसे ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से आप देखेंगे स्मार्ट क्लासरूम, ई बुक्स और एजुकेशन जो
एजुकेशनल जो जितने सारे ऐप्स हैं, शिक्षा को काफ़ी हद तक आप देखेंगे आसान बना दिया है। बहुत सारे ऐसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म हैं, जहाँ से कोई भी पढ़ सकता है, समझ सकता है, लिख सकता है। आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल शिक्षा ने नया एक प्रकार के अवसर देने का काम किया है। अब बताएँगे ई गवर्नेंस के रूप में संदर्भ में। अब देखिए कैसे? इस रूप में मतलब कैसे मतलब वो भूमिका निभा रही है? तो सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुँचाता है। अब देखिए कैसे? अब देखेंगे ऑनलाइन सरकारी सेवा जैसे जन प्रमाण पत्र हो गया, राशन कार्ड हो गया, पेंशन हो गया, बिना दफ्तर जाए ही मतलब ऑफ़िस गए ही आपको घर पे ही मिल जाते हैं। चाहे कोई भी योजना हो, उसका जो पैसा मतलब चाहे सरकार देती है, चाहे सब्सिडी के रूप में मिलती है, वो सीधे आपके बैंक के खाते में मतलब ट्रांसफ़र हो जाती है। कहने का मतलब अर्थ है कि भ्रष्टाचार में कमी और एक प्रकार से सरकारी सेवाएँ ना इनकी इन सभी के माध्यम से ना तेज़ हो गई है। अब इसकी एक सीमा है, अब देखिए सीमा क्या है? यद्यपि इंटरनेट की कमी के कारण लोग इसका पूरी तरह नहीं जुड़ पाते हैं। मैंने पहले भी बताया कि गाँव में इंटरनेट की समस्या काफ़ी अच्छी खासी है। अगर है भी इंटरनेट तो जो उपकरण हैं आपके जो मतलब मोबाइल, लैपटॉप जो भी सिस्टम हो, वो सही तरीके से काम नहीं करती और साइबर अपराधों की संभावना भी बनी रहती है। मतलब जो उपकरण इंटरनेट से जुड़ गया, उस पे साइबर अपराध होने की संभावना बनी ही रहती है। अब इसका एक आप निष्कर्ष बता देंगे अच्छा-सा। अब देखिए निष्कर्ष क्या बताएँगे? निष्कर्षतः डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने प्रशासन और सेवाओं को डिजिटल बनाया है, लेकिन इसे और अधिक सुरक्षित और सभी के लिए सुलभ बनाने की ज़रूरत है। इतना यदि आप बता देंगे तो आपका इसका भी एक मतलब बेहतर आंसर हो गया। दोस्तों हमने तीनों तीनों शॉर्ट क्वेश्चन को आंसर काफ़ी अच्छे से कराने का प्रयास किया और आप बिल्कुल यह मत समझिएगा कि यह कम शब्दों में है। इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हैं और इतना ही यदि आप लिख के आ जाएँगे ना तब मेरा मतलब दावा मेरा आपसे है कि आपको 8 में आपको 7 नंबर तक मिल सकता है। 7 में आपको 6 नंबर तक मिल सकता है। एक बार आप ऐसे लिख कर आइए जैसे मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ। दोस्तों हमारे चैनल को अपने फ्रेंड के बीच शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें और तब तक के लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।